आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार रणनीतिकार के सफर पर निकल रहे हैं जिन्होंने असंभव सी लगने वाली चुनौतियों को मात दी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली से शुरुआत करते हैं। जरा सोचने वाली बात है कि 17वीं सदी में एक ऐसे नेता ने जिसके पास शुरुआत में न तो कोई बहुत बड़ी सेना थी और न ही बेहिसाब खजाना, अपनी स्ट्रैटेजी और दिमाग से उस समय के विशाल और स्थापित साम्राज्यों को कैसे चकमा दे दिया। ये वाकई कमाल है। भाग 1, स्वराज्य का सपना। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हमें 17वीं सदी के दक्कन इलाके में चलना होगा। ये वो दौर था जब हर तरफ बड़ी बड़ी सल्तनतों और ताकतवर मुगल साम्राज्य का ही दबदबा था। चारों तरफ भारी भरकम टैक्स जैसे कि जजिया और एक तरह की गुलामी का माहौल था। ठीक ऐसे वक्त में शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन और युद्ध कला की ऐसी गजब की ट्रेनिंग दी जिसने उनके अंदर हिंदवी स्वराज्य यानी अपना खुद का एक स्वतंत्र शासन का बीज बो दिया। उनका शुरुआती सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा, ये देखकर सच में हैरानी होती है। मतलब सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरणा का किला जीत लेना, ये किसी भी नजरिए से कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत ही कम सैनिकों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अहम पहाड़ी किलों पर कब्जा किया गया और यहीं से एक नए साम्राज्य की मजबूत नींव रखी गई। भाग 2, ताकत पर हावी दिमाग और गुरिल्ला युद्ध नीति। अब बीजापुर सल्तनत के साथ हुए संघर्ष को ही ले लीजिए। ये मामला डेविड और गोलियत जैसा था। एक तरफ अफजल खान अपनी 10,000 की भारी भरकम सेना के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ मराठा सेना जो गिनती में बहुत कम थी। लेकिन यही तो मास्टर स्ट्रोक था। खुले मैदान में सीधे भिड़ने के बजाय बड़ी समझदारी से घने जावली के जंगलों को चुना गया। इससे हुआ ये कि अफजल खान को मराठों के बनाए नियमों और उनके इलाके में आके खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतापगढ़ में जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। 7 फुट लंबे अफजल खान ने गले मिलने के बहाने जब धोखे से जानलेवा वार किया तो कपड़ों के अंदर छिपे लोहे के कवच ने शिवाजी महाराज को खरोच तक नहीं आने दी और फिर पलक झपकते ही छिपे हुए बाग नख से उन्होंने उस जनरल का ही खेल खत्म कर दिया। गजब की प्लानिंग। भाग 3, बचने की कला। अब इतिहास के एक और असंभव से लगने वाले पड़ाव पर आते हैं। कल्पना कीजिए, पन्हाला किले में लगातार 5 महीने से घेराबंदी चल रही है। बाहर सिद्दी जौहर की 40,000 सैनिकों की विशाल सेना खड़ी है। यहाँ तलवारों की ताकत काम नहीं आ सकती थी। यहाँ जरूरत थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक बेहद शातिर चाल की। और वो चाल थी नकली पालकी की रणनीति। ये पूरी तरह से वफादार साथियों की अद्भुत बहादुरी पर टिकी थी। शिवा काशीद नाम के नाई को महाराज का रूप देकर दुश्मन को चकमा देने के लिए भेजा गया। इससे जो समय मिला उसमें महाराज और उनके चुनिंदा साथी एक गुप्त रास्ते से विशालगढ़ की तरफ सुरक्षित निकल गए। सिद्दी जौहर के हाथों मारे जाने से ठीक पहले शिवा काशीद ने जो कहा था वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये वाक्य इस बात का सीधा सबूत है कि स्वराज्य का सपना लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक उतर चुका था और उनके अंदर कैसी अटूट वफादारी थी। इस पूरी भागदौड़ में पीछे से आ रहे दुश्मन को रोकना सबसे क्रिटिकल था और ये काम किया बाजी प्रभु देशपांडे ने। उनके इस असाधारण बलिदान और वीरता के सम्मान में ही घोड़खिंड के उस दर्रे का नाम हमेशा के लिए पावन खिंड कर दिया गया। भाग 4, मुगलों से सीधा मुकाबला। 1.5 लाख, जी हाँ, 1,50,000 सैनिक। ये नंबर है शाइस्ता खान की उस मुगल सेना का जिसने पुणे और खुद शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल पर पूरे 3 साल तक डेरा डाल रखा था। ये बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन जो पलटवार हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में सीधा लाल महल में घुसकर हमला करना इस दुस्साहसिक स्ट्राइक में साबित कर दिया कि अगर सटीक मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जाए तो कितने भी बड़े और सुरक्षित कमांडर के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। खैर, युद्ध सिर्फ जज्बे और तलवारों से नहीं लड़े जाते, उनके लिए पैसा भी चाहिए होता है। प्रशासन को चलाने के लिए भारी धन की जरूरत थी। इसीलिए एक शानदार रणनीतिक कदम उठाते हुए मुगलों के सबसे अमीर ट्रेड हब सूरत पर धावा बोला गया ताकि अपने नए राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इसके बाद आता है आगरा की नजरबंदी का वो मशहूर किस्सा। ये धैर्य और चालाकी का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है।
पहले बीमारी का बहाना बनाना, फिर रोज मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजने का रूटीन सेट करना, और फिर एक दिन मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर उन्हीं टोकरियों में छिपकर निकल जाना। बिल्कुल सिनेमा जैसा, लेकिन 100% सच। लेकिन स्वराज्य के इस आग ने कई कुर्बानियां भी मांगी। गढ़ आला पण सिंह गेला, ये बेहद मार्मिक शब्द महाराज के मुंह से तब निकले जब कोंढाणा किला जीतते हुए उनके बचपन के दोस्त और सेनापति तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस सफर की कीमत बहुत भारी थी। भाग 5, मराठा साम्राज्य का निर्माण। इन तमाम लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दिन आया। अब फोकस एक योद्धा से बदलकर एक दूरदर्शी प्रशासक पर आ गया था। 50,000 लोगों की मौजूदगी में हुआ राज्याभिषेक इस बात का डंके की चोट पर ऐलान था कि अब ये शासन किसी के अधीन नहीं है। यहीं से एक स्वतंत्र राज्य की आधिकारिक शुरुआत हुई और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। उनका विजन कमाल का था। प्रशासन चलाने के लिए अष्टप्रधान बनाए गए। टैक्स का ऐसा सिस्टम लागू किया गया जिससे आम जनता पर बोझ ना पड़े, और तो और समंदर की अहमियत को समझते हुए एक बेहद फुर्तीली नौसेना भी तैयार की गई। ये सब एक बहुत ही आधुनिक सोच की निशानी है। और सबसे बड़ी बात जो उनके नेतृत्व को दूसरों से अलग करती है, वो हैं उनके उसूल। कल्याण की जीत के बाद जब दुश्मन सूबेदार की बहू को बंदी बनाकर लाया गया, तो महाराज ने उसे पूरे सम्मान और तोहफों के साथ वापस भेज दिया। युद्ध के मैदान में भी औरतों और निर्दोषों की सुरक्षा का ऐसा कड़ा नियम उनकी महान नैतिकता को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन और सेना की नींव इतनी पक्की कर दी थी कि उनके जाने के बाद भी ये साम्राज्य लगातार फैलता रहा। बाद की सदियों में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा ध्वज पूरे भारत में लहराया। ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास सही रणनीति हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दिमाग और हिम्मत हमेशा सिर्फ भीड़ और ताकत पर भारी पड़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रणनीति, विजन और वफादारी कल के विशाल साम्राज्यों को झुका सकते थे, तो आज के समय में इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम और आप पार कर सकते हैं? इस सवाल के साथ आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।